नमस्कार। अर्थशास्त्र विभाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम अर्थव्यवस्थाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं, विश्व में किस देश में कौन सी अर्थव्यवस्था है और अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, उस अर्थव्यवस्था में उत्पादन और वितरण पर किसका अधिकार होता है, क्या विशेषताएं हैं या उस कंट्री को, उस इकोनॉमी को अपनाने में क्या फ़ायदा है। इसी संदर्भ में अपन जानते हैं कि 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं: पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिए, आर्थिक प्रणाली जो हमारी है, जिसको हमने, आपको ध्यान हो तो पहली बार जब अर्थशास्त्र का अध्ययन किया था तो उसमें मैंने बताया था कि अर्थशास्त्र जो है वह वैधानिक एवं संस्थागत संरचना है, जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। यानी कि मुख्य रूप से ये 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं: उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण एवं राजस्व। तो इन सभी का अध्ययन जिस वैधानिक एवं संस्थागत संरचना के अंतर्गत किया जाता है उसे हम आर्थिक प्रणाली कहते हैं। यानी कि आर्थिक प्रणाली जो है उसका स्वरूप जो है, जो हस्तक्षेप की मात्रा, ध्यान रखिए, एक उसकी संरचना, समानता, सामाजिक जो परंपराएं हैं उन पर निर्भर करती है। अर्थात जो आर्थिक संरचना है उस पर राज्य का कितना हस्तक्षेप है, किस तरह का हस्तक्षेप है। ध्यान रखिए, इसी के अनुसार हम अर्थव्यवस्थाओं को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, या विश्व में विभिन्न देशों में अलग अलग अर्थव्यवस्थाएं प्रचलित हैं। ठीक है, यूएसए, फ्रांस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। रूस और चाइना में समाजवाद या साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। हम ध्यान रखिए, यहाँ इस अध्याय के अंतर्गत जो हम तीनों का अलग अलग अध्याय पढ़ेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ध्यान रखिए, तीनों के अंतर्गत हम पढ़ेंगे क्या, हम ये पढ़ेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्या लाभ हैं, क्या गुण हैं, और उस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के में क्या कमियां हैं, क्या उसमें दोष हैं। इसी प्रकार से हम समाजवादी का अध्ययन करेंगे, इसी प्रकार से हम मिश्रित अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मिक्स इकोनॉमी यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसी संदर्भ में अब स्टार्ट करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसका अध्ययन करेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अर्थ विशेषताएं, गुण और दोष। अर्थ विशेषताएं, गुण और दोष कम से। तो मैंने आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंतर्गत बताया था कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत उत्पादन और वितरण के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है, निजी स्वामित्व होता है। और निजी जो स्वामित्व होता है वो परस्पर प्रतिस्पर्धा के कारण, कॉम्पिटिशन, प्रतियोगिता या प्रतिस्पर्धा के कारण वो उत्पादन करते हैं, ये आर्थिक क्रियाएं होती हैं। अर्थात उत्पादन और वितरण के सभी जो साधन हैं उन पर निजी व्यक्तियों का अधिकार होता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है, ये इसका मीनिंग है। हम हालांकि इसकी विशेषता जो पढ़ेंगे आपके, उस विशेषता में पूरा इसका अर्थ में आ जाएगा। हम विशेषताओं के अंतर्गत भी यही बात पढ़ेंगे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते किसे हैं, क्या क्या उनकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, हम देखते हैं निजी संपत्ति का अधिकार। पहली विशेषता है निजी संपत्ति का अधिकार। ध्यान रखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने का अधिकार है। वह उस संपत्ति का मालिक है, उसका अधिकार है, या उसकी मृत्यु के पश्चात, ध्यान रखिए, उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो उत्तराधिकारी है वो उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विशेषता है। और इसके अलावा हम उसका प्रयोग जो है, उसके प्रयोग में और उसको उपभोग में भी स्वतंत्र होता है, इसलिए हम उसको कहते हैं निजी संपत्ति का अधिकार। अर्थात उस संपत्ति पर निजी अधिकार होता है, उसके प्रयोग करने पर, उसके उपभोग करने पर, और उसको उत्तराधिकारी के रूप में आगे उसका किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, इसके लिए निजी संपत्ति का अधिकार होता है। दूसरा, आर्थिक स्वतंत्रता है। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब क्या है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता यानी कि धन की स्वतंत्रता, धन की आज़ादी, पैसों की स्वतंत्रता, क्या पैसा रखने की, उनका उपभोग करने की, वही
खर्च करने की स्वतंत्रता होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, जिसको बोलते हैं आर्थिक स्वतंत्रता कहते हैं। तीसरा उपभोक्ताओं की सार्वभौमिकता। सार्वभौमिक मतलब क्या होता है? सार्वभौमिक पावरफुल स्थिति का रखी, तो उपभोक्ता पावरफुल स्थिति में होता है। मैंने कहा इसमें प्रतियोगिता बहुत अधिक पाई जाती है, और ऐसी प्रतियोगिता जो पाई जाती है उसके अंतर्गत जाने की उपभोक्ता है पूरी तरह से सार्वभौमिक होता है, राजा होता है। ध्यान रखिए वो क्यों क्यों क्योंकि कंपनियां, मैंने कहा कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो कंपनियां हैं, जो उत्पादक हैं, उनका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल लाभ कमाना होता है। और ऐसी स्थिति में जब उनका उद्देश्य लाभ कमाना है तो किसका उत्पादन करेंगे? उन वस्तुओं का, उन चीज़ों का उत्पादन करेंगे जिनकी उपभोक्ता डिमांड करते हैं, उनकी जिनकी उपभोक्ता डिमांड करते हैं। अब सार्वभौम या पावरफुल स्थिति में कैसे हुआ? राजा कैसे हुआ? उपभोक्ता क्यों? क्योंकि डिमांड करेंगे तो क्या होगा? कंपटीशन बहुत अधिक होगा, तो सारी कंपनियां जो हैं वह उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, और उनमें बहुत अधिक प्रतियोगिता होने के कारण ध्यान रखिए उपभोक्ताओं को अच्छी और सस्ती वस्तु मिलेगी। ध्यान रखिए प्रतियोगिता जितनी पाई जाएगी किसी भी सेक्टर में, किसी क्षेत्र में, तो उस सेक्टर में उतनी ही अच्छी वस्तुएं सस्ती कीमत पर मिलेंगी। तो इसलिए जहाँ उपभोक्ता सार्वभौमिक होता है, उपभोक्ता राजा होता है। इसके बाद प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन, ये हम जानते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषता है प्रतियोगिता। किसमें? क्रेताओं और विक्रेताओं दोनों में, और मुख्य रूप से प्रभाव विक्रेताओं की जो प्रतियोगिता होती है उसमें प्रभाव पड़ता है। प्रतिस्पर्धा, यानी कि यहाँ पर क्या बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है, कंपटीशन बहुत अधिक पाया जाता है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा आपको कि सारी भी जो कंपनियां हैं, सारे सेक्टर्स जो हैं, उनका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ऐसी स्थिति में जो प्रत्येक जिस सेक्टर में जो कंपनियां होंगी उन सभी को उद्देश्य लाभ कमाना होगा, और लाभ कमाना होगा तो उनके मध्य आपस में कंपनी में प्रतियोगिता पाई जाएगी, कंपटीशन पाया जाएगा। तो एक कंपनी दूसरे से अच्छी और सस्ती वस्तु उत्पादन करने का प्रयास करेगी, कोशिश करेगी किस प्रकार से दूसरी कंपनियों को मिटाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए इसमें बहुत अधिक प्रतियोगिता पाई जाती है। और मैंने कहा जब प्रतियोगिता ज़्यादा होगी तो वहाँ क्या होगा? हालांकि क्रेता जो है, उपभोक्ता है, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। निजी लाभ का उद्देश्य, हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य मैंने आपको पहले बताया था, शुरू से बता रहा हूँ। इसका मुख्य उद्देश्य क्या? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है? निजी लाभ का उद्देश्य। निजी लाभ कमाना मुख्य उद्देश्य है। जो इसमें फैक्ट्री होंगी, जो कंपनियां होंगी, वो सभी का उद्देश्य निजी लाभ कमाना होता है। मूल्य अंतर, हालांकि मूल्य अंतर मतलब प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, हम ये भी कहते हैं कीमत प्रणाली। मूल्य अंतर का मतलब क्या है? कीमत प्रणाली, प्राइस मैकेनिज्म सिस्टम, अर्थात जहां मांग और पूर्ति के द्वारा, इसका एक लाइन में उत्तर है मूल्य अंतर का, कीमत प्रणाली का, कि जहां मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो मैंने कहा जब प्रतियोगिता अधिक होगी, ज़्यादा उत्पादन हो गया, ठीक है, वस्तुओं उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेंगी, बहुत अधिक प्रतियोगिता है, उपभोक्ताओं को अच्छी वस्तु मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए मांग और पूर्ति के द्वारा। मैंने कहा जब हम एक अधिकार पढ़ेंगे आगे, जब मार्केट पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब मार्केट, बाजार का वर्गीकरण ही मुख्य रूप से इन विक्रेताओं की प्रतियोगिता के आधार पर किया जाता है। ध्यान रखिए, यानी कि विक्रेताओं की कंपटीशन के आधार पर किया जाता है। तो एक अधिकार किसे कहते हैं? एक अधिकार होना। ठीक है, यानी परफेक्ट कंपटीशन जो स्थिति पाई जाती है मुख्य रूप से इसी की विशेषता है। पूर्ण प्रतियोगिता किसमें? विक्रेताओं में। यहाँ पर ध्यान रखिए मूल्य अंतर जो होगा, इस मूल्य अंतर के अंतर्गत, क्यों मूल्य अंतर कैसे काम करेगा? क्योंकि बहुत सी कंपनियां होंगी। ठीक है, अगर मान लीजिए एक ही कंपनी है तो उसमें क्या होगा कि वो एक कीमत डिसाइड कर देगी, हमको खरीदनी पड़ेगी, बार्गेनिंग कर नहीं सकते हम, उपभोक्ताओं का वहाँ पर चॉइस नहीं होती है। लेकिन यहाँ कीमत प्रणाली, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कई ऑप्शन होंगे, ध्यान रखिए, और उन ऑप्शन में कीमत प्रणाली काम करेगी। यानी कि जब उत्पादन ज़्यादा हो गया वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी, उत्पादन कम हो गया तो वस्तुएं महंगी हो जाएंगी। तो कीमत प्रणाली के द्वारा इस प्रकार से ध्यान रखिए मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतें डिसाइड होंगी। व्यापार चक्र, ट्रेड साइकिल, आगे पढ़ेंगे, इसका चैप्टर भी है व्यापार चक्र क्या होता है। ध्यान रखिए, एक तो एक लाइन में इसका अर्थ है आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति, मंदी की स्थिति होना, ठीक है, फिर तेजी से आगे बढ़ना, ठीक है, टॉप की स्थिति आना, फिर वापस डाउनफॉल आना, किस प्रकार से पुनरुत्थान की स्थिति में आना, पूर्ण रोजगार की स्थिति। एक लाइन इसका अर्थ बताऊं डायग्राम से, इस प्रकार से ये आर्थिक उतार चढ़ाव होते हैं। और फिर कंपटीशन की रेखा है, मंदी की स्थिति है, टॉप की स्थिति है, ठीक है, स्थिति है, पुनरुत्थान की स्थिति है। तो ये इस प्रकार से इसे कहते हैं आर्थिक उतार चढ़ाव अर्थव्यवस्था में पाया जाना। ठीक है, तो व्यापार चक्र की स्थिति ज़्यादा इसलिए पाई जाती है क्योंकि यहाँ पर ये फ्री इकोनॉमी है। ठीक है, मैंने कहा था ये जो इकोनॉमी है पूंजीगत अर्थव्यवस्था, ध्यान रखिए ये फ्री इकोनॉमी है, अर्थात हस्तक्षेप वाली अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होता है। ध्यान रखिए,
और जो सरकार का ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होगा तो ध्यान रखिए वह मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ उचित ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगी। और मौद्रिक और राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य ही ये ध्यान रखिए अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर ध्यान रखिए व्यापार चक्र की स्थिति पाई जाती है, या व्यापार यूँ कहूँ मैं आपको कि व्यापार चक्रों के पनपने की स्थिति होती है। क्यों? क्योंकि उन पर कंट्रोल नहीं होता है। इस कारण से आर्थिक विषमताएं ध्यान रखिए, आर्थिक विषमताएं जिसको हम कहते हैं आय की असमानताएं भी कहती हैं, वर्ग संघर्ष की स्थिति पाई जा सकती है। यानी कि पूंजीपति वर्ग है अधिक पैसे वाला होता जाएगा और जो निर्धन है अधिक निर्धन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि विक्रेताओं में बहुत अधिक कंपटीशन होगा। ध्यान रखिए इस कंपटीशन के अंतर्गत बहुत सी जो फर्में हैं, जो उद्योग हैं, जो नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, जिनका कच्चे माल पर नियंत्रण है। ठीक है, वो कंपनियां आगे निकल जाएंगी, आगे बढ़ जाएंगी, बाकी कंपनियां खत्म हो जाएंगी। प्रतियोगिता बहुत अधिक पाई जाने के कारण क्या होगा? आय की असमानताएं जो हैं वो बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। धनी व्यक्ति अधिक धनी, अधिक निर्धन होता चला जाएगा। इस प्रकार से आय की असमानताएं भी बढ़ जाएंगी। ध्यान रखिए, तो ये तमाम तरह की जो विशेषताएं हैं ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता है। अर्थात ऐसी स्थिति में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है, ये उसकी विशेषता है। ठीक है, थैंक यू। अगले अध्याय में हम इसके गुण के बारे में करेंगे, फिर हम इसके दोष पढ़ेंगे, क्या इसमें अच्छाई है, क्या इसमें कमी है। ध्यान रखिए ये जो अर्थव्यवस्थाओं का चैप्टर है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि आगे हम जो पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, आप जो आप आगे जाओगे तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। ध्यान रखिए, हम अब पढ़ेंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, तो आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए बोलते ही कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है, प्राइस मैकेनिज्म, कीमत प्रणाली है क्या, प्रतियोगिता क्या है, आय की समानता क्या है, निजी संपत्ति का अधिकार क्या है, ठीक है, कंपटीशन क्या होता है, देखिए तमाम तरह की व्यापार चक्र क्या है, इनके बारे में अपने दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत या अर्थात पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था हमारी है, इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, क्या इसे किसे कहते हैं। ठीक है, थैंक यू।